2022 का महासमर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी दल और दिग्गज नेता जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जनता के बीच उतर रहे हैं। इस सियासी बयान में जन अधिकार पार्टी ने भी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। बस्ती जिले में पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा शामिल हुए। बाबू सिंह कुशवाहा मंच पर खड़े हुए तो उन्हें बसपा के साथ काम किए वह 30 साल याद आ गए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा बसपा के लिए करधार की तरह काम करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा ने मायावती पर विचारधारा से हटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, बसपा में जिस तरह विचारधारा के लिए लड़ा, उसे फिर से जीवित करने के लिए 55 साल की उम्र में संकल्प ले चुका हूं कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों को नैतिक कारणों से अपने अधिकार से वंचित न रहना पड़ जाए। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि धर्म की शिक्षा दीक्षा इंसान को अच्छे रास्ते पर ले जाती है, लेकिन आज का सबसे बड़ा धर्म है लोकतंत्र, जिसके चलते सबको समान अधिकार मिलते हैं। लोकतंत्र है तो वोट है, और वोट ही तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा बच्चा क्या बनेगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और किसान नीति को व्यापारियों से बिना सलाह लिए किया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन व्यापारियों को देने की तैयारी हो रही है। बाबू सिंह कुशवाहा ने आगे कहा कि बस्ती के बगल सिद्धार्थ नगर से जहाँ बुद्ध के संदेश दुनिया भर में जीवन का तरीका बताते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो कारण है, लेकिन उसका निवारण भी है। पहले अत्याचार होने पर भगवान अवतार लेते थे, लेकिन अब अत्याचार होने पर वोट देकर सरकार बदली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोगों के साथ न्याय के लिए राजपाट छोड़ जंगल नहीं, बल्कि जंगल से राजपाट की ओर बढ़ना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा बसपा के दिग्गज नेताओं में से एक थे। वह बसपा सरकार में मंत्री भी थे। बसपा से अलग हुए तो 2016 में जन अधिकार पार्टी की स्थापना की। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, आज के इस सभा की सदारत कर रहे आदरणीय सदर साहब, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित मेरे साथी, हमारे सभी सम्मानित नेतागण, संचालन कर रहे हमारे भाई अजीत प्रताप जी, और काफी देर से आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, मेरे बच्चों, नौजवान दोस्तों, साथियों, मुझसे पहले हमारे सभी साथियों ने लगभग सभी पहलुओं पर आपसे चर्चा की है, बात की है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने उनकी बात को समझा होगा, और अगर समझा होगा तो जरूर उस पर आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं सब बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ थोड़ी बातें मैं भी आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज जब बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन में हूं, तो मुझे लगभग आज से 34 साल पहले की बात याद आती है, जब हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाया तो हम लोगों ने भाईचारा बनाओ सम्मेलन की हम लोगों ने शुरुआत की। कहीं कहीं पर हम लोगों ने भाईचारा बनाओ सम्मेलन का नाम दिया। उसके पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सूद सम्मेलन करके हम लोगों ने नाम दिया। वहां से हम लोगों ने 34 साल पहले शुरू किया था, और आज मैं 55 साल का हूं। आज जब मैं आप लोगों के बीच में हूं और जब मंच में मैं अपने सभी सम्मानित नेताओं को देख रहा हूं, हमारे हरपाल प्रजापति जी, आदरणीय रामपुर निषाद जी, हमारे वकील साहब पाल साहब, हमारे सदर साहब जो सरकार जी हैं, निषाद जी, रामपुर निषाद जी, हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं गौतम जी, आज जब मैं सबको देखता हूं तो आज मुझे वो 34 साल पहले जो गुजरा हुआ जमाना है आज मुझे फिर से याद है। शायद अगर हम सब लोग मिल करके उस विचारधारा में चले होते
तो शायद आज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस विचार के साथ महात्मा फुले, साहू और अम्बेडकर की विचारधारा के साथ जब हम लोगों ने 34 साल 35 साल पहले काम करना शुरू किया, वो कुछ दूर आने के बाद जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने ये काम किया, जिस पार्टी में हम लोगों ने काम किया, वो पार्टी की विचारधारा कहीं और चली गई। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि जब तक हम लोग जो विभिन्न समुदाय के लोग जाति और धर्म में बटे रहेंगे, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, जो महात्मा फुले की सोच थी, जो साहू की सोच थी, जो मानव कांशीराम जी की सोच थी, जो संविधान की सोच थी, जो सोच की सोच थी, जो पेरियार रामस्वामी नायकर की सोच थी, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अब जरूरत है कि हम लोग थोड़ा शांत हो जाइए, बस थोड़ी देर शांत रहिए, बच्चों को भी शांत करिए जो हमारे घर में है, और अपने बच्चों को थोड़ा शांत करिए। आज हमें फिर से इस बात की जरूरत है कि जो हम जातियों और मनुष्य में बचे हुए लोग हैं, इस देश के जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, पीड़ित है, उनको जरूरत है कि एक दूसरे के खड़े होकर के एक साथ मिलकर के अपनी जिंदगी बनाने के लिए बात करें। अगर एक साथ खड़े होकर के एक जगह में खड़े होकर के प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े होकर के अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम जाति संप्रदाय और मजहब में बने रहेंगे, तो वो दिन भूल नहीं है कि जो बहुत मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने जो हक अधिकार हमें दिलाए थे, वो जल्दी ही जो लोग पहले नहीं चाहते थे इस देश में, इस देश का दलित पिछड़ा और इज्जत सम्मान से रह सके, उनकी आज भी एक कोशिश है कि इनको जल्दी से गुलाम और लाचार बनाना। तो अगर हम इकट्ठा रहेंगे, जागरूक रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म को नीचे नहीं है, तो उनको मौका मिलेगा, और मौका हमने उनको दे दिया है। तो पूरे जो हमारे पौने 200 साल पहले वाली व्यवस्था थी, वहां फिर जाकर के वो हमें खड़ा कर दें। इसलिए जरूरत है कि हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। मैं कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों के बीच में अक्सर कहता हूं, मेरे साथी भी आपके बीच में कहते रहते हैं, आते रहते हैं। अगर इस देश में हमें इज्जत सम्मान से रहना है, हक और अधिकार रहना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये कैसे होगा। जैसे हम जानते हैं कि हमें रोटी मिले तो हमारा पेट भरेगा, कल ढकने के लिए हमें हमारे बच्चे को कपड़े की जरूरत है। ये जरूरत हमारी पूरी कैसे होगी, इन चीजों को हमें सब जानने की जरूरत है। हम मेहनत के पीछे नहीं, हमारे देश का मजदूर किसान, हमारा बच्चा जो स्कूल जाता है वो मेहनत के पीछे नहीं, लेकिन दिक्कत इसकी है कि मेहनत करने के बाद किसान जो फसल पैदा करता है उसकी कीमत उसे बाजार में सही नहीं मिलती। जो मजदूर मजदूरी करने जाता है उसको उचित मजदूरी नहीं मिलती। जो बच्चा हमारा पढ़ता है उनके पढ़ने से कई गुना होशियार है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। ये सारी चीजें हमारे सामने समस्या है, और इन समस्याओं के बारे में हमें सोचना होगा, चिंतित होना पड़ेगा। किन समस्याओं का समाधान होगा कहां से? सिद्धार्थनगर है जो किसी जमाने में किसी संत कबीर नगर का हिस्सा था, भगवान बुद्ध का स्थान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर हम इस दुनिया में आएंगे तो कुछ दुख है, दुख है तो कोई कारण है, कारण है तो उसका कोई निवारण जरूर होगा, और अगर निवारण है तो उसके लिए कोई मार्ग होगा। और ये भगवान बुद्ध ने कही है,
और ये सारे महापुरुषों ने कहा। ऐसा आप कतई न समझिएगा कि मैं भगवान बुद्ध की बात का उदाहरण देता हूं तो मैं किसी मजहब का आराधन करता हूं। मैं सभी मजहबों को मानता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं जो भगवान बुद्ध ने कहा है, वही संत रविदास ने कहा है, वही कबीर ने कहा है, वही मोहम्मद ने कहा है कि देश के जितने मजहब है, जितने धर्म है, हर महापुरुष ने उसी बात को कहा है। कहने का ढंग अपना सब महापुरुषों के कहने का ढंग अपने तरीके से कहा है, अपना अलग अलग। किसी ने कबीर की तरह कहा, किसी ने रविदास की तरह कहा, किसी ने गुरु नानक की तरह कहा, किसी ने मोहम्मद साहब की तरह कहा, किसी ने ईसा मसीह की तरह कहा। और जो सनातन के धर्म के अनुयायी है, जो उनको मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं या राम को मानते हैं, किसी ने उनके हिसाब से कहा सब लोग एक ही बात। जो व्यक्ति ये सोचता है कि जिस मजहब को मैं मानता हूं वो बड़ा है और जिसको तुम मानते हो वो छोटा है, जिस भगवान को मैं मानता हूं वो बड़ा है, जिसको तुम मानते हो वो छोटा है, सच में तो यह है कि जिसको वो मानता है वो उसी को नहीं जानता है। अगर जिसको वो मानता है उसको जान ले तो वो सबको जान लेगा, किसी को करने के लिए। इसलिए आप लोग जितने साथी यहां हैं, मैं आपसे सबसे अपील करूंगा कि कभी आप इस कंपटीशन में मत करिएगा कि मेरा भगवान बड़ा है और तुम्हारा भगवान छोटा है। अगर भगवान है, अगर आप एक भगवान को मानते हो, एक परम पिता परमेश्वर को मानते हो, अगर एक को मान लेते हो तो सबने वही कहा है, पहुंचने का रास्ता सबका अलग अलग है। जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन आप बुद्धा के रास्ते पर नहीं जाओगे, कबीर के रास्ते पर नहीं जाओगे, संत रविदास के रास्ते पर नहीं जाओगे। आपका अपना अलग रास्ता था, वो उनका रास्ता था जो उनके लिए है, और आपका रास्ता अपने लिए होगा जिस दिन आप पहुंचे। इसलिए आपको यह हमेशा याद रखना है कि सभी ईश्वर सभी महापुरुष बने और सबने हमारे लिए कुछ कहा है, संदेशा दिया है। इसलिए इस बचड़े में जबे करने की जरूरत नहीं है। जो राजनीति में लोग कहते हैं कि नहीं, कोई पाकिस्तान चला जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, इन सब धर्मों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप इतना समझ जाएंगे उस दिन आपको कोई व्यक्ति गुमराह नहीं करता है। सब कबीर नगर है जहां कबीर का स्थान है, और अगर कबीर को पढ़ लो, अगर कबीर को समझ लो तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। अपने जीवन का अर्थ निकल आएगा आपको, हमें करना क्या है, हमें जाना कहां है, ये चीजें हमें निकल करके आ जाएंगी। लेकिन अगर हमें अध्यात्म के रास्ते पर जाना है, शादी वादी हो जाना है, तो एक वो अलग रास्ता है। लेकिन अगर हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है, हम शादीशुदा है, बच्चे हैं, पत्नी है, और उसके लिए हमें काम करना है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना और समझना है। हम किसान हैं, हमारी समस्या है कि हमें खाद बीज सस्ता मिल जाए, हमें सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली हमें सस्ती मिले या फ्री मिले। हमारे बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल हो, महंगी फीस न हो, हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, हमारे लोग बीमार होते हैं तो इलाज सस्ता हो, गरीब का इलाज फ्री हो, हमारे फसल की कीमत जो हम पैदा करते हैं उसकी कीमत अच्छी मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ करके उनको नौकरी लग जाए। ये बहुत आश्चर्य के आदमी की परेशानी है, पीड़ा है, तकलीफ, और इस पीड़ा का कारण क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने शुरुआत की कि भगवान बुद्ध ने कहा कि कई कारण है, दुख है तो उसका कोई कारण है। हमारा दुख अगर हमें अच्छी तरह से पता चल जाए कि हम गृहस्थाश्रम में हैं तो क्या क्या दुख है, क्या क्या परेशानी है,
और ये जो परेशानी मैं बता रहा हूं शायद नहीं, हमारे पास घर नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूल है जहां कहीं हमारे पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। अगर हम किसी तरह से बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बीमारी है तो इलाज के लिए पैसे नहीं है। जब हम गृहस्थ आश्रम में है तो दुख और पीड़ा हमारी यही है, और इसके कारण क्या है? कारण तो यही है कि हमारे पैसे नहीं मिलते, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, हमारी पहुंच नहीं, इसलिए हमारे बच्चे को नौकरी नहीं लगता। हमारे मुताबिक वो फैसला नहीं करती सरकार कि किसान को उसकी फसल की कीमत सही मिल जाए, खाद बीज उसे सस्ती मिल जाए। यही इसी तरह की अगर हम उसको मिले तो यही दुख है, यही कारण है। और ये जो कारण है, ये दुख है, जो कारण को अगर हम दूर करने के बारे में सोचें, निवारण के बारे में सोचें, हम दुखी होते हुए रो करके घर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते, मेहनत नहीं करते कि दुख है, कारण है, तो उसका कोई निवारण भी होगा। और अगर हम निवारण के बारे में सोचें कि निवारण तो हो सकता है, अगर हम किसान हैं, अगर हमें खाद बीज सस्ती सरकार कर दे, ये सरकार का फैसला है जिसको वोट देकर के जिताते हैं, तो ये दुख हमारा दूर हो सकता है। अगर हमारे बच्चे के लिए स्कूल हो जाए, फ्री शिक्षा हो जाए, फीस माफ कर दे, तो हमारा बच्चा पढ़ सकता है, निवारण हो सकता है उसमें। हमारी जो भी परेशानी है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, ये जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, परेशानी, इनका सबका निवारण एक ही जगह है, वो उन लोगों के पास है जिनको वोट देकर के हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। अगर ये निवारण हमें अच्छी तरह से पता चल जाए तो उसके लिए जो मार्ग है, उसके लिए जो रास्ता है, वो हम आसानी से जान सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए रास्ता तो यही है कि हमारा कोई संगठन हो, हमारी कोई पार्टी हो, और हम अपना वोट डालें, और वोट डाल करके जो हमारे बारे में सोचता हो, किसान के बारे में सोचता हो, गरीब के बारे में सोचता हो, मजदूर के बारे में सोचता हो, हमारे बेरोजगार बच्चे के बारे में सोचता हो, हमारे माँ बेटी के बारे में सोचता हो, ऐसे लोग जीत करके जाएं और वहां से हमारी समस्याओं का समाधान। संक्षेप में ये मैंने बहुत संक्षेप में दुख और कारण और निवारण और उसके लिए मार्ग मैंने बताया। इसको आप बहुत देर तक इसकी चर्चा कर सकते हैं। जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, तो इससे कहीं भिन्न आप ध्यान नहीं पाएंगे। हमारी पूर्णिमा जी इस बात बोल रही थी, बहुत अच्छी बात है, ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो? एक बात वो कह रहे थे कि वो लोग से मिल करके सागर बनता है, और आप सब लोगों ने इस बात पर कहा था कि सही बात कि अगर भूल भूल हम इकट्ठा करें तो एक बड़े सागर का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज उसमें और सोचने की जरूरत है, जब बूंद सागर से मिलता है तो बूंद अपना अस्तित्व खो देता है, और बूंद का भलाई इसी में है कि वो सागर से जब मिल जाए तो अपने अस्तित्व के बारे में सोचना छोड़ दें। जिस दिन आप अपने अकेले अस्तित्व के बारे में छोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सागर बन सकते हैं। लेकिन जब तक आप बूंद अपने अस्तित्व पर अड़ी रहेंगी तो वो सागर में कैसे मिल सकती है? जब तक एक आदमी, एक जाति मजहब का आदमी अपने अपने व्यक्तिगत अस्तित्व में टिका रहेगा तो कैसे सागर बनेगा, कैसे संगठन बनेगा, और कैसे आप कामयाब होंगे? इसलिए आपको जो अपना अस्तित्व है, जो बूंद का अपना अस्तित्व है, जो अपना अहंकार है, उस बूंद को अपना अहंकार छोड़ करके उसको समुद्र में मिलना, तभी वो सागर बनता है। इसलिए
जिसमें हमारे साथी हैं, एक जाति का आदमी अपने भाई पहचान से उसका अहंकार है, ईगो है, वो उसी से मिलने को तैयार नहीं होता। फिर आगे चल करके जातियां हैं, जातियों के अंदर जातियां हैं, फिर मजहब है, और जब हम इन सारी चीजों में बच जाते हैं तो आपका विरोधी जो आपके बच्चों को हमेशा से लाचार और गुलाम बना के रखना चाहता है, वो कामयाब हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। जिस आप अपना अहंकार छोड़ देंगे, अपना ईगो छोड़ देंगे और सब लोग इकट्ठे होकर के एक मंच के साथ में आ जाएंगे, एक संगठन के साथ में आ जाएंगे, उस दिन कोई आपके बच्चों का नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई आपके बच्चों का सर्वप्रथम मैं अपनी माता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महात्मा ज्योतिबाराव फुले को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को त्रिवार चरण वंदन करती हूँ। और हम सभी के आदरणीय हमारे मार्गदर्शक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को चरण वंदन। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर और मुख्य अतिथि, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी अपना समय निकालकर यहाँ पर आए, जो सुबह से इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप हमको सुनने के लिए थोड़ा सा जो समय दिए हैं, हम उतने में अपनी बात रखेंगे। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप यहाँ पर बहुत सारी बातें सुन चुके हैं कि आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन है। ये सम्मेलन लेने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि आज कहीं ना कहीं आजादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले 1950 26 जनवरी से पहले हमको कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको एक वोट का अधिकार दिलाया। पर उस वक्त लोगों ने उनका विरोध किया कि कहां इन गरीबों मजदूरों को आप वोट का अधिकार दिला रहे हो। बाबा साहेब, इन गरीब मजदूरों को आप वोट का अधिकार मत दिलाओ। ये जाएंगे 200 रुपए में, 200 रुपए की साड़ी में, पौवा दारू में, मुर्गी बिरयानी में, 1000 में वो वोट बेच देंगे और एक गलत प्रतिनिधि देश में चुनकर आ जाएगा। और आज कहीं ना कहीं जो हालात 2014 के बाद बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने 15 लाख के लालच में आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। हमने साड़ी के लालच में, दारू के लालच में हम आज भी वही चीजें दोहराते चले जा रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो ये अच्छे दिन की बात थी, 15 लाख की बात थी, लेकिन क्या आप कोई बता सकता है कि 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था? कितना था? 60 रुपया। और रसोई गैस का 450, 350। और अब रसोई गैस का दाम कितना है? 950 से 1000। और पेट्रोल के दाम अब कितने हैं? अच्छा दिन है ना, अच्छा दिन है, क्योंकि तब अगर 450 सिलेंडर के दाम थे, 60 रुपए पेट्रोल के दाम थे, तो एक आपकी अमेठी की सांसद छाती पीटती थी कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आजकल वो दिखाई नहीं दे रही है। और हमारी बहनों को सिलेंडर फ्री मिल रहा है ना, इसलिए तो ये वोट किए जा रही है। क्योंकि आज ये अपने पति की बात सुने नहीं सुने, जो जिंदगी भर इनको कमा के देता है, लेकिन मोदी जी के मन की बात ये जरूर सुनती है। अपने बच्चों के अधिकार की बात नहीं सुनती। कोरोना में हमारे कितने सारे बच्चे भूख से मर गए। कोरोना तो हमको बाद में मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस महंगाई की वजह से जो 500 की दवा हम खरीदते थे वो 800 रुपए हो चुकी है। ये अच्छा दिन है, बजाइए ताली, बजाइए, क्योंकि बुद्धि तो भूली नहीं ना, क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा है। आज हमारे इस अच्छे दिन के वजह से, हमारे इस राम राज्य के वजह से उत्तर प्रदेश में नरसंहार हुआ। कोरोना में कितनी सारी जानें चली गई। राम राज्य में चीनहरण हो रहा है। ऐसा राम राज्य चाहिए। एक बनिया जो अपनी पत्नी छोड़कर घूम रहा है, एक बाबा जो मठ छोड़कर आके कुर्सी पे बैठ गया है, ऐसा राम राज्य चाहिए। अब उनको कोई बेटी नहीं है, इसलिए तो आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। 4 जुलाई को फिर एक बेटी का बलात्कार हुआ है, शिवानी कुशवाहा का। हर एक घंटे में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ऐसा राम राज्य चाहिए आपको? ऐसे राम राज्य का मैं विरोध करती हूँ और मैं यहाँ से योगी की विदाई करके रहूंगी। मैंने प्रण लिया है। अमिताभ बच्चन बार बार कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन आके
कहते हैं ना कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अपना देश का पैसा लेके जाके तो बाहर रखती है, तो मजबूरी है मोदी की गुलामी करना। लेकिन हम किसी योगी मोदी के गुलाम नहीं है। हमको पूर्वजों ने आजादी से जीना सिखाया और बाबूजी ने हमको एक रास्ता दिया है कि लड़ो अपने अधिकार की लड़ाई, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अगर सरसों का तेल 60 रुपए चला गया, 60 रुपए से 250 रुपए चला गया, तो उसी तरह अगर कृषि बिल लागू हुआ ना देश में, तो वो दिन दूर नहीं कि जो 30-35 रुपए किलो का आटा है वो भी 100-200 रुपए में बिकेगा, है ना। अच्छा दिन ये चीज सोचिएगा। जन अधिकार पार्टी एक में ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले कृषि बिल का विरोध किया है, और जन अधिकार पार्टी की सरकार आएगी, ये कृषि बिल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें महिलाओं को 200 रुपए की साड़ी देकर बाद में खींच के उतार ली जाए। मैं ऐसे राम राज्य का विरोध करती हूँ। और अमिताभ बच्चन कहता है ना कि कोरोना बीमारी है, कोई ढिलाई नहीं रखिए। योगी मेरे उत्तर प्रदेश के लिए बीमारी बन चुका है, तो मैं भी कहूंगी कि जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पिछड़ों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, जवानों के सम्मान में, नारी के सम्मान में कोई पार्टी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देती। समझ लीजिएगा। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुझे मुंबई में कहा था कि हम 50% नहीं, हम 60% महिलाओं को भागीदारी देंगे। शुक्रिया संचालक महोदय जी। बस 2 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं, बस 2 मिनट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां, आज ही से क्या बता दे क्या हमारे दिल में है। दोस्तों और साथियों, नौजवानों, दूर दराज से आए हुए हमारे माताएं बहनें, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, आज दलितों, नौजवानों, गरीबों, किसानों की आवाज बनकर हम सबके बीच में आए हैं। जुल्म था, जाब्ती थी, इससे पहले भी। आज जो सड़कों पर गुंडई और नंगाई हो रही थी वो नहीं थी। आज दलितों को मारा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, आज किसानों का उनका अधिकार छीना जा रहा है, आज हमारी माता बहनों की इज्जत आबरू को नीलाम किया जा रहा है। इसलिए आज बाबू सिंह कुशवाहा हम लोगों की सरपरस्ती करेंगे और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अपने क्षेत्र में जाकर एक घर में जाकर मिलने के बाद और लोगों से यही अपील करेंगे कि हमारा नेता बाबू सिंह कुशवाहा है, हमारी आवाज बाबू सिंह कुशवाहा है, हमारा साथी बाबू सिंह कुशवाहा है। इस पे आज स्टेज पर कहना चाहता हूँ कि मैं सरदार फारूक की ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी का मैं दामन पकड़कर हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा। दोस्तों और साथियों, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई गुंडई, बहुत हुई नंगाई, बहुत हुई मामूली चीज, अब नहीं होगी, क्योंकि हमारे अगुआ, हमारे रहबर हम सबके बीच में आ गए हैं। क्या गरीबों का हक की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या किसानों की हक की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या महिलाओं की लड़ाई लड़ना गलत है? अगर गलत है तो इस गलती को हम 100 बार गलती करेंगे। कितने मुकदमे तुम्हें दिखाने और लिखिए, 1000 बार लिखिए, लेकिन इस पार्टी को हम ना छोड़ेंगे ना कभी छोड़ने देंगे। दोस्तों और साथियों, पूरी मजबूती के साथ में हम लोगों को जन अधिकार पार्टी में रहना है। नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, हम सबकी लड़ाई है उन फासी ताकतों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा लूटा है, वोट के नाम पर, हमें दारू के नाम पर,
हमें तमाम जात और मजाक के नाम पर, हमें पाकिस्तान के नाम पर। अब ये नहीं होने वाला है, अब इनके झांसे में नहीं आना है, अब ईद का जवाब पत्थर से देना है। उसी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी खता क्या है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दोस्तों साथियों, ये समस्या होंगे कि हम कच्चे हैं, बच्चे हैं, तो कहना चाहता हूँ कच्चा समझ के तोड़ना देना मकान को, कच्चा समझ के तोड़ना देना मकान को। मुमकिन है सर छुपाने के काम आए और तलवार गुलेआम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों के डराने के काम आए। साथियों, हम वादा करते आए, हम कसम खाते हैं कि यहाँ जितने लोग हाल में मौजूद हैं, सब कसम खाए कि हम बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में सुख में भी रहेंगे, दुख में भी रहेंगे, क्योंकि यही रास्ता विकास का है, यही रास्ता उन्नति का है, यही रास्ता प्रगति का है, यही रास्ता हमें शिक्षा देता है, सम्मान देता है। हमारे हाथ को फूकिए के कोई लड़ाई लड़ने के लिए बात करता है तो बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। हमारे जब चुनाव आएंगे तो 4 दिन हमें मालिक बनाएंगे। समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, साथ ही गरीबों, पिछड़ों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले आज हम लोगों के जननायक परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ सम्मानित मंच, यहाँ पर बैठी हुई समस्त मातृशक्ति और सभी भाइयों का मैं हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोग आज वर्तमान में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमें सोचना इस बात की है कि आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है, वो सरकार हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, ये हम लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। यही सरकार जब 14 के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे वादे किए थे, जहां एक ओर महंगाई को कम करने की बात किए थे, दूसरी ओर किसानों के आय को दुगनी करने की बात किए थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात किए थे, देश की सुरक्षा के लिए बात किए थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात किए थे तथा नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे। आज आप विचार करिए, क्या वर्तमान में जो बैठी हुई सरकार क्या इन सब बातों पर अपना जो वादा किए थे उन वादों को निभा रही है? ये आपको सोचना होगा और ये देखना होगा, यदि वादा नहीं निभा रही है तो हमें क्या करने की जरूरत है। आज सर्वप्रथम यहाँ पर माताएं और बहनें, साथ ही साथ हमारे गार्जियन लोग बैठे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को इस आशा और विश्वास के साथ पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। इस वादे के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2 करोड़ लोग को नौकरी देने के लिए, तो क्या सोचिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के बच्चों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। देखे होंगे कि जब से ये शासन सत्ता में आए हैं, नौकरी देने की बात छोड़िए, लगातार नौकरी खत्म होती जा रही है और पिछले 1 साल में करीब 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। और इन्होंने बेरोजगारी दर जो होता है, जो सरकारी आंकड़े होता है, उसको भी देने का काम इन्होंने बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बहुत से आयोग हैं, उन आयोगों में आप देखिए एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में गठित हुआ है और यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 4.5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं भरी गई है और इसके पूर्व की सरकारों ने जो निकाली थी उसको भी भरने का काम इन्होंने नहीं किया है। अब चुनाव का वक्त आ गया है, चुनाव का वक्त आ गया है, तो नौजवानों को रिझाने के लिए, आप लोगों का ध्यान बांटने के लिए आज यह ऐसा काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं और लगातार ये आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको हम कहने आए हैं कि आप लोगों इस झांसे में, इनके झांसे में ना बताइएगा, क्योंकि जब से आए हैं ये केवल हम लोगों के हक अधिकारों को लेने का ही काम किए हैं। इसलिए हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा। आज जरूरत इस बात की है
आप लोग विचार करिए, जब चुनाव आता है तो फिर सांप्रदायिक बात उठने लगती है। ये देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की सुरक्षा करने की बात करते थे, और एक और जहां पर हमारे जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य अखंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया था, आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे देश के प्रदेश हैं, एक प्रदेश दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि हमारा देश भारत पाकिस्तान की सेना से लड़ रहा है, हमारा देश चाइना की सेना से लड़ रहा है, या बांग्लादेश या अन्य देशों की सेना से लड़ रहा है। लेकिन आज इस समय में जब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तो आज एक प्रदेश है असम और मिजोरम की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। दुखद इस बात का है कि आप असम के करीब 5-6 जवान शहीद हो गए, और वहां पर नौजवान एक दूसरे को ऊपर ईंटा पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। ये पूरी देन आज भारतीय जनता पार्टी की है, जिसकी पूरी मंशा केवल हम आपको लड़ाने की है। जो हमारे आजा बाबा पुरखे, हमारे महापुरुषों ने इस एक भाईचारा बनाने का काम किया। देश की आजादी की बात करें तो वहां पर जब देश की आजादी की बात हो रही थी, देश को आजाद करने की बात हो रही थी, तो उस समय हम सब लोग हिंदुस्तानी थे। लेकिन आज देश आजाद हुआ तो हम लोग बट गए। हम लोग बट इस बात में गए कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, और उतना ही नहीं, आज हमें बांट दिया जा रहा है। पिछड़ों से लड़ाई करना किया जा रहा है, उनसे लड़ाने का काम कर रही है वर्तमान में ये सरकार। अभी आप लोगों ने देखा होगा, लखनऊ में एक रिक्शा चालक के घर में एक जो मुस्लिम समाज के थे, उनको इस रूप में पकड़ा गया कि वो आतंकवादी हैं, आतंकवादी घटनाएं करने जा रहे हैं। इस प्रकार जब चुनाव आता है, उसी समय इस प्रकार की घटनाएं दिखाई पड़ती है। मुरादाबाद में ऐसी घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि कहा जा रहा है हिंदुओं को एक मजहब के लोग उनको बेघर कर रहे हैं, जबकि मुरादाबाद के वहां के पुलिस अधिकारी ने बताया कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सरकार उसको तूल दे रही है। और यही नहीं, जो मीडिया है, यहाँ की जो मीडिया है, जो सरकार द्वारा पोषित है, और लगातार सरकार एक अच्छा बजट उनको देने का काम करती है कि हमारी बातों को दिखाइए, जिसको हम लोग लगातार देखने का प्रयास करते हैं। हमारे लोगों के जहन में बैठाया जाता है कि ये मीडिया के माध्यम से कि आज देखिए मीडिया के ये दिखाया गया कि ये बेघर हो रहे हैं, जी न्यूज जैसे न्यूजों में इस चीज को दिखाया गया, जबकि वहां की पुलिस ऐसा कह रही कि नहीं है। पूर्व में गुजरात और अन्य जगह भी ऐसी ही घटनाएं हुई, और एक घटना 2010 की है। एक मुसलमान व्यक्ति को इस रूप में पकड़ा गया कि वह एक मुस्लिम संगठन का आतंकवादी है, और आज 2021 में वह निर्दोष छूटा है और उस पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार आपको देखने की जरूरत है कि ये जो सरकार है हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है, हमें भाई भाई में लड़ाने का काम कर रही है। भाई मतलब हम लोग का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाने का काम कर रही है। एक और ओबीसी को एससी से लड़ाने का काम कर रही है। देश में जो प्रदेश है, प्रदेश को लड़ाने का काम कर रही है। सारा मकसद उसका इस बात का है कि आप लोग उस ओर ध्यान आप लोग का भटकाया जाए, और जहां आप और महंगाई से जो आपके ऊपर आ रही है उस ओर ध्यान न जाए। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस ओर ध्यान न जाए। और इस कोरोना काल में जहां एक और हम लोगों के ऊपर कितनी मुसीबत आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर भी ध्यान आपको हटाने का काम कर रहे हैं। अभी कल ही देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है, यहाँ पर लगभग 80,000 राशन की दुकानें हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि प्रत्येक राशन की दुकानों पर कुछ अच्छे से सजाया जाए और गांव के करीब 100 लोगों को वहां पर एकत्रित किया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को वही गुमराह करने वाली बात उनको कहनी थी। इसलिए 100 लोगों को इकट्ठा किया जाए और राशन वितरण का जो उन्होंने काम किया, एक एक बैग आपको दिया गया है, एक एक बैग दिया गया और उसमें कुछ अनाज आपको मुफ्त दिए गए और बैग में फोटो मोदी और योगी की लगाई गई है। और आपको मुफ्त देने का काम जो ये सरकार कर रही है, इस सरकार की मंशा कहीं मुफ्त आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। चाहे आपको किसान सम्मान निधि के रूप में जो पैसा आपको मिल रहा है, या हमारी माताओं बहनों के खाते में जो पैसा 500 रुपए आ रहा है, 1000 रुपए आ रहा है, जो हमारे पटरी के दुकानदार हैं, कुछ दुकानदारों के खाते में 1000 रुपए 500 रुपए देने का काम कर रहे हैं। ये सब पैसा आपका अपना पैसा है।
ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, या यहाँ के उद्योगपति अपने घर से नहीं दे रहे हैं। सारा पैसा आप सबका है। आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे खाने पीने के सामान हो, बीमार पड़ते हैं दवा खरीदते हैं, या अपने खेती बाड़ी के औजार खरीदते हैं, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जब हमारे घर का कोई मृत्यु हो जाती है, कफन भी खरीदते हैं, तो उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं, और इन टैक्स के पैसे से ही सरकार जन कल्याण का कार्य करती है। लेकिन आज जन कल्याण की ओर से उसका ध्यान समाप्त हो गया है। सारी चीजें जो प्राइवेट जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे, वो सारा कुछ बेचा जा रहा है, और बेचकर आप लोगों को कुछ पैसा देकर, जो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको एक वोट देने का अधिकार दिया था, वही अधिकार लेने का प्रयास आज ये सरकार कर रही है। और इसकी लड़ाई आप लोग जो है आज इसकी लड़ाई लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आप लोग को सचेत करने और आपके हक की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को यहाँ कर बुलाया गया है कि आप अपने वोट को संरक्षित करिए और जन अधिकार पार्टी के साथ आइए, और जब आप साथ आएंगे तभी आपके हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और कुछ ना कहते हुए मैं 2 लाइनें और आपको कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही है आग, तो आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान। शरद जी, आज जो प्रोग्राम था हमारा, उसका मकसद था इस देश का जो कमज़ोर तबका है, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, जिनको आज़ादी के 74 साल बाद संविधान लागू हुए 71 साल हो गए, उसके बाद भी हक अधिकार नहीं मिला। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कि सब लोग इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार पाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करें, ताकि आपके विचारधारा के लोग जीत करके विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, जहां से हमारे हित के लिए कानून बनता है और लागू किया जाता है, वहां हमारे लोग पहुंचे और हमारे पक्ष में काम करें। तो सर 2022 के लिए जन अधिकार पार्टी की इस तरह से तैयारी कर रही है? 2022 की तैयारी जन अधिकार पार्टी की पूरी तरह से है। हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के साथ साथ और 8-10 पार्टियों को मिला करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ रामकरण कश्यप जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, केवट रामधनी बिंद हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, अनिल चौहान हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं जो अपना दल की हैं, और पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी के हैं, क्रांति पार्टी के कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी जी हैं। ऐसे हम लोग श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ऐसे हम लोगों ने 9-10 लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमारे मोर्चे का एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे लोग जो जिन जातियों का, जिन लोगों का देश बनाने में, देश के निर्माण में योगदान है, और उनको और उनके बच्चों को हक हिस्सा नहीं मिल पाता, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी हो इस देश की सुविधाएं, उनमें उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, ऐसे विचारधाराओं के लोग जो इनके पक्ष में काम करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों को इकट्ठा करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा की तैयारी पूरी 403 सीटों में, कि हम पूरी 403 सीटों में लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 2022 में हम लोग सत्ता के भागीदार बनेंगे। जन अधिकार पार्टी जिनकी लड़ाई लड़ रही है, उन्हीं सबको लेकर के ये सम्मेलन रखा गया था। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन का नाम दिया गया था। और जो है इस सम्मेलन में सारे लोग जो 9 जिलों से लोग आए थे, 3 मंडलों से, देवी पाटन, बस्ती और फैजाबाद, 3 मंडलों। जन अधिकार पार्टी जो है इस पर जो अपने चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर क्या ये सम्मेलन था, या फिर
ये एक तरफ समझ लीजिए 2022 के चुनाव की ये तैयारी है और इसी के मद्देनजर इस कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए आज और उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होकर के अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना है जिससे हम 2022 में सरकार बना लें।